नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में। मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। ने की बैठक, विजय दिवस पर होने वाले कार्यक्रम को लेकर की चर्चा, अधिकारियों से कार्यक्रम की तैयारी के बारे में ली जानकारी। लश्कर में डीएपी खाद न मिलने से किसान परेशान, गन्ना विकास समिति ने किसानों को दिया आश्वासन, कहा जल्द ही गोदाम में उपलब्ध होगा डीएपी खाद। देहरादून में बीजेपी नेता हरबंस कपूर की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम, नशा मुक्ति जागरूकता दौड़ प्रतियोगिता का किया आयोजन। कार्यक्रम में मंत्री गणेश जोशी ने किया प्रतिभाग। चंबा में 3 जगहों पर हुई चोरी, मामले में पुलिस को मिली सफलता, पुलिस ने महिला आरोपी को किया गिरफ्तार। एसएसपी नवनीत सिंह ने किया मामले का खुलासा। मसूरी देहरादून मार्ग पर 200 मीटर गहरी खाई में गिरा व्यक्ति, गाय को रोटी खिलाते समय हुआ हादसा, अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने व्यक्ति को किया मृत घोषित। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां पर सीएम धामी गरीबों के लिए मसीहा बने हैं। गरीबों के लिए सहारा बने सीएम धामी। वहीं सीएम धामी ने किया आईएसबीटी का औचक निरीक्षण। सीएम धामी ने आईएसबीटी और आसपास के इलाकों में सड़क पर जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए। सीएम ने आईएसबीटी में मौजूद यात्रियों से बातचीत कर सफाई और अन्य व्यवस्थाओं का भी फीडबैक लिया। वहीं सीएम धामी ने आईएसबीटी में चाय की दुकान में ली जाएगी चुस्कियां। वहीं सीएम धामी ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को अलाव की व्यवस्था करने के साफ तौर पर निर्देश दिए हैं। वहीं धामी ने प्रदेश के समस्त रैन बसेरों की व्यवस्था ठीक करने के भी निर्देश दिए और सीएम धामी ने किया सभी प्रदेशवासियों से अपना सहयोग देने की अपील। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सीधे देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम धामी गरीबों के लिए सहारा बनते नजर आए। और वहीं सीएम धामी ने आईएसबीटी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान गरीबों को कंबल बांटे और साथ ही सभी जिलाधिकारियों को अलाव की सही व्यवस्था और आसपास जो रैन बसेरे हैं उनकी व्यवस्था को ठीक करने के निर्देश दिए हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने हाथीबड़ कला स्थित शासकीय आवास में विजय दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को लेकर के विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम की तैयारियों और उसकी रूपरेखा के संबंध में विभागीय अधिकारियों से जानकारी भी ली। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने विजय दिवस के अवसर पर आयोजित जो कार्यक्रम था उसको लेकर के सभी व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश भी दिए। साथ ही मंत्री गणेश जोशी ने इस दौरान कहा कि 1971 के युद्ध में शहीद सैनिकों की वीरांगनाओं और आश्रितों को कार्यक्रम में सम्मानित किया जाए। और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अभिनव कुमार दिल्ली पहुंचे हैं। डीजीपी बनने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे हैं अभिनव कुमार। वहीं दिल्ली में डीजीपी अभिनव कुमार ने पीएम के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की है। डीजीपी ने गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात की। वहीं डीजीपी की महत्वपूर्ण मुलाकात रही पीएम के सलाहकार के साथ। डीजीपी ने अजीत डोभाल को राज्य की आंतरिक सुरक्षा की स्थिति के बारे में दी है जानकारी। वहीं अजीत डोभाल ने उत्तराखंड पुलिस के सामने आने वाली महत्वपूर्ण चुनौतियों पर उन्हें मार्गदर्शन दिया है। साथ ही अजीत डोभाल ने डीजीपी के लिए अहम दिशा निर्देश भी यहाँ पर दिए हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं सीधे दिल्ली से, जहाँ पर डीजीपी बनने के बाद पहली बार जो अभिनव कुमार हैं वो दिल्ली पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुलाकात भी की। साथ ही ये जो पीएम के सलाहकार के साथ मुलाकात थी ये काफी महत्वपूर्ण इस दौरान रही। साथ ही आपको बता दें कि डीजीपी ने अजीत डोभाल को राज्य की आंतरिक सुरक्षा की स्थिति के बारे में जानकारी दी और जरूरी दिशा निर्देश भी इस दौरान प्राप्त किए।
चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज देहरादून स्थित अंबेडकर स्टेडियम कोलागढ़ में हरबंस कपूर चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से बीजेपी के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय हरबंस कपूर की द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी याद में नशा मुक्ति जागरूकता दौड़ प्रतियोगिता कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। वहीं इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ का शुभारंभ किया और इस आयोजन में देहरादून के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों, कॉलेजों और भारतीय जनता पार्टी के 1500 के करीब कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने स्वर्गीय हरबंस कपूर की पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं मंत्री गणेश जोशी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज जिनकी याद में हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, कपूर साहब का हाथ पकड़कर मैंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और लंबे समय तक उनकी कार्यशैली को देखते हुए ही उत्तराखंड में अनेकों कार्यकर्ताओं ने कार्य किया है। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा, कपूर साहब हमेशा युवाओं के बीच रहकर उन्हें नशे की आदतों को छोड़ने के लिए प्रेरित करते थे। उन्होंने कहा कि हरबंस कपूर के सियासी व्यवहार कुशलता उन्हें दूसरों से अलग करती थी। प्रदेश के हित में दिए गए उनके योगदान के लिए उन्हें सदैव याद किया जाएगा। और अब खबर लक्सर से है, जहां पिछले कुछ समय से डीएपी खाद न मिलने के कारण लक्सर क्षेत्र के हजारों किसान परेशान हैं। लेकिन लक्सर क्षेत्र की किसी भी सहकारी समिति के गोदाम में डीएपी खाद उपलब्ध नहीं है। वहीं धान की कटाई के बाद रबी की बुआई शुरू हो चुकी है और किसानों को बुआई के लिए डीएपी, सुपर फास्फेट और पोटाश उर्वरक की जरूरत है। किसानों का कहना है कि गेहूं की फसल की बुआई चल रही है। अगर किसानों को समय पर खाद नहीं मिला तो किसानों की गेहूं की फसल पीछे हो जाएगी और ऐसे में किसी भी सहकारी समिति के गोदाम पर एक भी डीएपी खाद नहीं है। वहीं समिति के अधिकारी पल्ला झाड़ते हुए खाद की शॉर्टेज बता रहे हैं और लक्सर गन्ना विकास समिति के सचिव सूरजभान ने कहा है इस मामले में कि हमने इफ्को से 8000 डीएपी खाद के बोरे डिमांड किए हैं। जल्द ही हमारी समिति के गोदाम में डीएपी खाद पहुंच जाएगी। में इफ्को कंपनी के एरिया मैनेजर से बार बार बात करते रहते हैं। पिछली रैक में भी उन्होंने हमें 5000 की डिमांड पर 318 कट्टे दिए थे और उसके बाद यही रैक लग रही है। आज या कल लग जाएगी, शायद कल तक खाद पहुंच जाएगा। इसमें हमारी 8000 कट्टों की डिमांड है। अब हमें देखो कितना देते हैं। पैसे हमारे पास हैं, हम उनके लगातार संपर्क में हैं। अब खबर चंबा से है, जहां एक महिला पति की नौकरी छूटने के बाद चोरनी बन गई। महिला ने पहाड़ों में ऐसे घरों की चोरी के लिए चुना उन घरों को जहां पर लोग सुबह खेती करने के लिए निकल जाते हैं और शाम को देर से घर लौटते हैं। ऐसे बंद पड़े घरों के ताले तोड़कर महिला चोरी की वारदात को अंजाम देती है। महिला ने जनपद टिहरी के चंबा थाना क्षेत्र में एक के बाद एक 3 चोरियों को अंजाम दिया। वहीं तीनों ही वारदातों में शिकायत मिलने के बाद से पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर महिला को गिरफ्तार करने के लिए जाल बिछाया। वहीं आज कड़ी मशक्कत के बाद से थाना प्रभारी लखपत सिंह बुटौला के नेतृत्व में गठित एक टीम ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मामले का खुलासा एसएसपी नवनीत सिंह ने किया और एसएसपी ने बताया कि महिला का पति चोरियों में उसके साथ शामिल नहीं है, लेकिन वो चोरी का माल डोईवाला थाना क्षेत्र अंतर्गत किराए के कमरे में संभालता है, जो अभी फरार चल रहा है। तीन चोरियां हुई थी और एक कल चोरी का प्रयास किया गया, जिसमें कि एक महिला है काव्या उर्फ शिवानी, ये बुड़ोनी गांव की रहने वाली हैं। इनको मौके पे ही अरेस्ट किया गया और जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा विगत में और चोरियों में भी चोरियों का करा जाना इनके द्वारा बताया गया और इनके कब्जे में काफ़ी मात्रा में ज्वेलरी और नगद जो है पुलिस ने बरामद किया है और कुछ ज्वेलरी जो है इन्होंने एक सुनार है उनको दी है, तो उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है और रिकवरी कर रही है। अब तक हुई रिकवरी में 1,22,000 रुपये कैश, एक जोड़ी पायल, एक जोड़ी कड़े, एक पीली धातु का हार, एक बड़ा हार और एक नथ और पायल और टॉप्स, ये जो है इनसे बरामद कर लिए गए हैं। और हमारी जो टोटल 4 चोरियाँ हुई हैं
उसका लगभग 70% जो है माल इन्होंने बरामद। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दीपक नारंग संवाददाता हमारे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, ये जो चोरी की बड़ी वारदात हुई है 3 अलग अलग जगहों पर, इसका पूरा अपडेट पहले दर्शकों को बताइए। देखिए, ये घटना जो है ये जनपद टिहरी के तंबा थाना क्षेत्र की है। यहाँ पर एक के बाद एक 3 चोरियां हुई थी और तीनों चोरियां ही जो है वो ग्रामीण इलाके में हुई है, जहाँ पर सीसीटीवी कैमरे वगैरह नहीं लगे होते हैं। और ज्यादातर जितने भी लोग काम करने वाले होते हैं वो खेती बाड़ी का करते हैं, सुबह घर से निकलते हैं, शाम को घर में आते हैं। तो एक के बाद एक 3 चोरियों की जानकारी जब पुलिस के पास पहुंची तो पुलिस ने इस मामले में पहले मुकदमा दर्ज किया और अपनी जांच को आगे बढ़ाया। हालांकि केस को खोलना थोड़ा सा पुलिस के लिए परेशानी भी साबित हुई, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे नहीं होने की वजह से पुलिस नहीं पता लगा पा रही थी पहले कि आखिरकार चोरी की वारदात कैसे हुई है। लेकिन पुलिस ने अपने मुखबिरों को जो है सक्रिय किया और अपनी सूझबूझ का परिचय देकर किसी तरीके से इसमें जो चोरी करने वाला है उसको पता निकाला। जानकारी ये लगी कि चोरी किसी पुरुष ने नहीं बल्कि एक महिला ने की है और एक के बाद एक 3 वारदातों को अंजाम दिया है। पुलिस ने कड़ी चुरागसी करने के बाद जो है इस महिला को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और महिला को जो है अब कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने जेल भी पहुंचा दिया है। पुलिस ने पूछताछ करी है महिला से, तो महिला जो है जनपद देहरादून के डोईवाला थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली बताई गई है और पता चला है कि कुछ समय पहले ही उसने लव मैरिज की थी, शादी की थी और शादी के बाद से जो है उसका पति नौकरी छोड़ दिया, बेरोजगार हो गया। तो ऐसे में उसने जो है अपनी आजीविका चलाने के लिए जो है ये गलत धंधा चुना और चोरी की वारदात को अंजाम देना शुरू किया। फिलहाल जनपद टिहरी के एक गांव में ही ये किराए पे कमरा लेकर रहती है और ये पहाड़ों से काफी मुखाफिक है। जानकारी रखती है कि कब पहाड़ के जो देहात के जो घर वाले होते हैं, ग्रामीण होते हैं, वो कब खेतों में जाते हैं, कब वापस आते हैं। तो उसी का फायदा इसने उठाया और जब गांव में जब इसने पहले रेकी करी और रेकी करने के बाद जो घर जो है बंद पड़ा दिखाई दिया, वहां पर इसने ताले तोड़ने के बाद जो है वारदात को अंजाम दिया और लाखों रुपए की ज्वेलरी और नकदी जो है ये चोरी कर फरार हो गई। और जिस गांव में ये चोरी करती थी उसके बाद ये उस गांव को छोड़ करके किसी दूसरे गांव में चली जाती थी। तो पुलिस ने इसको गिरफ्तार करने के बाद काफी बड़ी सफलता हासिल की है। एसएसपी नवनीत सिंह ने इनको जो है 2500 रुपए का पुलिस टीम को इनाम दिया है और इस मामले में और अधिक जानकारी अभी पुलिस कर रही है कि आखिरकार इस महिला का कोई और ज्यादा आपराधिक इतिहास तो नहीं है, जिससे कि पुलिस को पता चल सके कि आखिरकार और क्या क्या इसने अपने आपराधिक काम करे हुए हैं। तो इस मामले के बाद खुल जाने के बाद ग्रामीणों ने थोड़ी सी राहत की सांस ली है कि शायद इस प्रकार की वारदात नहीं होगी। लेकिन जिस प्रकार से आपराधिक मामलों में अब पुरुषों के बाद महिलाएं भी उतरती हुई दिखाई दे रही है, इसने पुलिस की चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। पुलिस ने अब देहात इलाकों में भी जो उनके ग्राम प्रहरी होते हैं उनको जो है सक्रिय किया है कि वो भी गांव के अंदर आने वाले जितने भी संदिग्ध होते हैं उन पर अपनी नजर बनाए रखें और अगर कोई भी संदिग्ध दिखाई देता है तो उससे पूछताछ करें, उसका आधार कार्ड देखें और जरूरत पड़े तो वो सिविल पुलिस से जो है मदद लें। बिल्कुल बिल्कुल दीपक, और साथ ही आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो 3 अलग अलग चोरी की वारदातों को महिला के द्वारा अंजाम दिया गया था, पति इसमें शामिल नहीं बताया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो चोरी का सामान है उसको वो अपने पास रखता था, ये जानकारी निकल करके सामने आ रही है। और क्या क्या इस चोरी के सामान में शामिल है? हाँ, बात बिल्कुल आपकी सही है कि चोरी की वारदात से जब ये महिला चोरी करती थी तो ये अकेले ही चोरी की वारदात को अंजाम देती थी, इसका पति इसके साथ नहीं रहता था। लेकिन जितने भी इसने 3 चोरियां की हैं, इसमें जितना भी इसने ज्वेलरी चोरी की है, नकदी चोरी की है, इसने इसको अपने पास डोईवाला थाना क्षेत्र अंतर्गत अपने पति के पास कमरे के किराए में छिपा कर रखा था और उसकी निशानदेही पर पुलिस ने जो है ये जितनी भी चोरी की ज्वेलरी थी वो और नकदी वहां से बरामद की है। और जिस समय पर पुलिस ने सामान को बरामद किया उसका पति जो है वो मौके से फरार हो गया, क्योंकि उसको डर लग गया था कि अब वो कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा। लेकिन पुलिस ने जो है उसको अपने रडार पर ले लिया है, अभी वो फरार बताया जा रहा है। लेकिन पुलिस का दावा है कि जल्दी ही आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। महिला से जो है पूछताछ की गई है तो उससे पता चला है कि उसके कुछ संबंधित ठिकाने हैं जहां पर वो मिल सकता है। तो संभावित ठिकानों पर पुलिस ने अभी से दबिश देनी शुरू कर दी है और एक पुलिस टीम लगातार उसके पति को जो है तलाश करने के प्रयास में जुटी हुई है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि पुलिस को जल्दी ही इसमें कामयाबी मिलेगी और पुलिस आरोपी पति को भी जो है वो गिरफ्तार कर लेगी। हालांकि उसने चोरियों में कभी शामिल नहीं हुआ, लेकिन वो चोरी का जो सामान था उसको छिपाने में उसकी भूमिका रही है, तो वो कहीं ना कहीं चोरी के मामले में जो है शामिल हुआ है। तो इसलिए उसकी गिरफ्तारी तय होगी और उसको भी जो है पुलिस न्यायालय में पेश करेगी और उम्मीद है कि उसको भी जेल भेजा जाएगा। तो ये बड़ी वारदात जो है पुलिस ने खोली है। अब पुलिस का कहना है कि इस प्रकार से अगर कोई भी गाँव में संदिग्ध आता है तो एक आम नागरिक की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो उसकी सूचना पुलिस को दे और एक जागरूक नागरिक का फर्ज निभाए। बिल्कुल बिल्कुल दीपक, जिस तरीके से एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे कि पहाड़ के जो लोग होते हैं वो अक्सर काम धंधे पे दोपहर में निकल जाया करते हैं और सीसीटीवी की कोई व्यवस्था होती नहीं है, कोई इस तरीके की चौकीदारी भी नहीं होती है, तो प्रशासन का इसको लेकर के क्या कुछ कहना है?
प्रशासन का इसमें कहना है कि इसीलिए उन्होंने, जहां पर सीसीटीवी की सुविधाएं अभी नहीं है, तो उन्होंने हर गांव के अंदर ग्राम प्रहरियों को तैनात किया है। वो भी एक पुलिस का हिस्सा माने जाते हैं और ग्राम प्रहरियों को जो है वो काफी सारी सुविधाएं अपनी ओर से देते हैं। तो इसको उन्होंने कहा है ग्राम प्रहरियों की वो थोड़ा सा जागरूक रहें, अपने क्षेत्रों के अंदर गश्त में सुबह शाम गश्त करें, या जिन लोगों के घर बंद पड़े रहते हैं उनसे बताएं कि वो जब जाएं तो ग्राम प्रहरियों को बता करके जाएं, जिससे कि उनकी एक नजर में रहे। और जो भी संदिग्ध गांव में आता है या बाहर का आदमी आता है तो उससे बातचीत करें, उसका आधार कार्ड जाने, वो किसके यहाँ आया है, क्यों आया है, क्या वजह है, वो जानने की कोशिश करें। अगर वो आनाकानी करता है तो इसकी जानकारी जो है पुलिस को दे, तो पुलिस जो है अपने हिसाब से उससे जो है बातचीत करके उस मामले को देखेगी कि आखिरकार कहीं कोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति तो गांव में छिपने के वजह से तो नहीं पहुंचा है, या कोई आपराधिक वारदात करने के लिए तो नहीं पहुंचा है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है। तो ग्राम प्रहरियों को इसमें जागरूक और सतर्क कर दिया गया है और पुलिस ने उनको पूरी छूट दी है कि अगर जो भी जरूरत पड़ेगी उनको वो पुलिस कंट्रोल रूम से या अपने नजदीकी थाना चौकी पुलिस को जो है इंफॉर्मेशन दे करके उनसे तत्काल मदद भी ले सकते हैं। तो उम्मीद जताई जा सकती है कि गांव के अंदर भी अब एक जागरूकता पैदा होगी और जागरूकता से ही जो है आपराधिक वारदातें जो है वो ग्रामीण इलाकों में कुछ हद तक रुकेंगी। इसका प्रयास पुलिस ने करना शुरू कर दिया है। जो कि बिल्कुल दीपक, और ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं गांव का जो काम होता है वो दिन भर लोग बाहर रहते हैं, अपने खेतों में रहते हैं, अपने गाय भैंसों के साथ रहते हैं, घर की रखवाली कहीं ना कहीं करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। जो आपने बात कही थी उसके लिए आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इस चोरी के बाद से ये प्रावधान किया गया है जो आप बता रहे हैं कि इस तरीके से एक तरीके से गाँव के प्रहरी वो भी होते हैं? देखिए, ग्राम प्रहरी की प्रथा जो है उत्तराखंड में पहले से ही, अभी से नहीं है। पुलिस ने अपनी पहुंच से दूर होने वाले गांव, क्योंकि काफी सारे गांव पहाड़ में ऐसे गांव होते हैं जहां तक पुलिस का पहुंच पाना हर समय पर मुश्किल होता है, क्योंकि किसी गांव में 10 परिवार हैं, किसी में 12 हैं, किसी में 15 हैं, तो छोटे छोटे गांव बने होते हैं। तो इसी में जो ग्रामीण होता है उनको ही ग्राम प्रहरियों की जिम्मेदारी दी जाती है। जो बुजुर्ग होते हैं, जो घर पर रहते हैं या टहलते रहते हैं, तो उनको दी जाती है। तो ये प्रथा पहले से चली आ रही है, लेकिन पुलिस ने इसको जो है और ज्यादा मजबूत करने के लिए जो है ठोस कदम उठाने शुरू की है, जिसके तहत उनको एक लाठी, डंडा और रस्सी, टॉर्च और उनको कैप, इस प्रकार के सामान जो है वो पुलिस समय समय पर उपलब्ध कराती है। और इसमें अब पुलिस ने टेक्नोलॉजी को बढ़ाते हुए कुछ और ज्यादा सुविधाएं देने की भी कोशिश करी शुरू की है। अगर पुलिस मुख्यालय से इसको जो है हरी झंडी मिलती है तो उनको और ज्यादा अपग्रेड किया जाएगा। तो सीसीटीवी कैमरे का तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि छोटे छोटे गांव है, कहीं पर लाइट है, कहीं पर नहीं है, तो वो व्यवस्था तो मुश्किल है। लेकिन ग्राम प्रहरियों के माध्यम से इस चीज को बहुत ज्यादा अच्छा करने की कोशिश पुलिस कर रही है। और जहां जहां पर बस स्टॉप है तो वहां पर पुलिस का प्रयास है कि अगर वहां बिजली की व्यवस्था हो, कुछ हो, तो वहां पर कुछ जो है कैमरे की व्यवस्था बनाई जाए, जिससे कि अगर जो बस स्टॉप पे उतर के जो गांव के अंदर जाता है तो कम से कम पुलिस को उसकी जानकारी मिल सके कि कब, कौन, कहां, कैसे गांव में एंट्रेंस हुआ और कहां क्या बात हुई। तो उससे पुलिस को काफी आसानी मिलेगी। हालांकि सिविल पुलिस भी अब देहात इलाके में जाकर के समय समय पर लोगों को जागरूक करती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जागरूकता की कमी की वजह से इस प्रकार की वारदातें हो जाती है। तो एसएसपी नवनीत सिंह का कहना है कि पुलिस का पूरा प्रयास है कि क्षेत्र को जो है बिल्कुल अपराध मुक्त बनाया जाए, और इसके लिए जो है जनता का सहयोग इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल दीपक, क्योंकि जिस तरीके से गांव की आप बात कर रहे हैं और ये देखा जा सकता है कि दूर दूर लोगों के घर होते हैं, सीसीटीवी की व्यवस्था कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल होती है। ग्राम प्रहरी की जो ये स्कीम है या फिर जो ये पहल है, ये बहुत अच्छी साबित होने वाली है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। मसूरी देहरादून मार्ग पर झड़ी पानी के निकट इंदिरा कॉलोनी निवासी जितेंद्र रोहिल्ला लगभग 200 मीटर गहरी खाई में गिरने के बाद से घायल हो गए। जितेंद्र रोहिल्ला को एसडीआरएफ, अग्निशमन दल, मसूरी पुलिस और स्थानीय लोगों ने खाई से बाहर निकालकर 108 एम्बुलेंस की मदद से देहरादून मैक्स अस्पताल में भेजा, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बता दें कि जितेंद्र रोहिल्ला अपने परिवार के साथ झड़ी पानी से देहरादून की ओर जा रहे थे। इसी दौरान बीच रास्ते पर गाय को रोटी खिलाते समय उनको धक्का लग गया, तो जिससे कि वो गहरी खाई में जा गिरे। मौके पर पहुंचे उप जिलाधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी ने घटनास्थल पर जाकर राहत बचाव कार्य का जायजा लिया। बड़े भाई हैं जितेंद्र रोहिल्ला जी, जो गुरु नानक में कार्यरत थे, वो जो है देहरादून जा रहे अपने परिवार के साथ। वहीं पर उन्होंने जिस तरह से जो परिस्थिति में है कि वो घर में जो है गाय के लिए रोटी रखी जाती है, तो वो गाय को यहाँ पर रोटी दे रहे थे, लेकिन एक गाय ने उसको जो है थोड़ा धक्का मार दिया और वो एक नीचे खाई में गिर गए, जिससे वो अभी जो है बेहोश है और अभी उनको मैक्स लिया है। जितेंद्र रोहिल्ला नाम है उनका, और इंदिरा कॉलोनी में जो है आपने देखा होगा इंदिरा भवन पर उनका निवास है।
और स्वर्गीय हारिस गोयरा जी के सुपुत्र हैं और अभी उनको यहाँ पर जो है मैक्स ले जाया गया है और आगे सभी पुलिस और 11 और सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। ये देखिए हम लोग को ना सेट पे मैसेज आया कि ऐसे ऐसे व्यक्ति जो हैं जितेंद्र सिंह नाम के, ये हमारे यहाँ पे शायद गाय को खाना खिलाने की कोशिश कर रहे थे और गाय ने शायद ऐसा सींग मारा, उनके परिवारजन बता रहे हैं। तो वो सींग मारने की वजह से उनका बैलेंस डगमगाया और वो नीचे शायद जा पड़े खाई में, काफ़ी नीचे चले गए थे। तो मौके पे तुरंत जो है पुलिस ने, फायर के और प्रशासन की तरफ से सभी टीमें तुरंत पहुंच गई। मैं भी रास्ते में ही था, मसूरी जा रहा था, तो न्यूज़ आई तो मैं भी नीचे देखने गया और एज ए डॉक्टर भी, मैं मेडिकल डॉक्टर हूं, तो एग्जामिन करने के लिए भी नीचे उतरा, इसी वजह से मैं भी नीचे गया था। टीम जो है और इतने में SDRF भी यहाँ पर पहुँच गई, सबने मिल के शीघ्र अतिशीघ्र हार्डली 10-15 मिनट में उनको जो है खाई से नीचे उतारा है, ऊपर लेकर आए हैं और एम्बुलेंस जो है सारी व्यवस्थाएं करके हमने उनको भी अस्पताल में अग्रिम इलाज के लिए भेजा है। बस जो है डिटेल में जांच करके ही बता पाएंगे, इस मौके पर मतलब ये बताना थोड़ा मुश्किल। सिंह संवाददाता मसूरी से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, जिस तरीके से खाई में गिर के इस युवक की मौत हुई है, पहले तो पूरे मामले की जानकारी दर्शकों को दीजिए। आज मसूरी देहरादून मार्ग पर जो मसूरी के स्थानीय निवासी हैं वो देहरादून की ओर जा रहे थे। झड़ी पानी एक क्षेत्र पड़ता है, तो वो घर से, हमेशा उनकी आदत थी कि वो घर से गाय के लिए रोटी लेके चलते थे, तो आज भी वो गाय के लिए रोटी लेके चल रहे थे। तो झड़ी पानी क्षेत्र है जहाँ बीच सड़क में गायें खड़ी रहती है। तो आज उन्होंने जैसे ही गाय को रोटी खिलाने की कोशिश की, गाड़ी रोक के, क्योंकि पूरा परिवार उनके साथ जा रहा था, तो उन्होंने गाड़ी रोक के गाय को रोटी खिलाने की कोशिश की। तो वहां पर पीछे काफी गहरी खाई थी, तो जो गाय से उसको हल्का सा धक्का लगा उनका, तो नीचे गहरी खाई में जा गिरे, जहाँ पर वो काफी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। तो उसके बाद जो स्थानीय निवासी है, जो स्थानीय पुलिस है, SDRF है, इनकी टीम यहाँ पर पहुंची, बल्कि जो मंसूरी के नए SDM इस समय आए हैं, उन्होंने भी मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने भी घटना स्थल में रेस्क्यू में पूरा अपना सहयोग दिया है। नीचे जहाँ पर जो गिरे थे वहां तक वो पहुंचे और वहां से उन्होंने जो है बॉडी निकालकर, उनका जो शरीर था उसको निकालकर सड़क पर लाए और 108 की मदद से उन्हें जो मैक्स हॉस्पिटल है वहां भेजा गया है। मैक्स हॉस्पिटल में जब उपचार के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो उसके बाद काफी जो मसूरी जो स्थानीय निवासी थे उनको लेकर काफी शोक की लहर है और लोगों में काफी दर्द भी है कि किस तरीके से ये घटना हुई है। ये काफी दर्दनाक घटना है और इनसे जो परिजन है उनके वो भी खासे विचलित है इस घटना को लेकर, क्योंकि इतनी बड़ी घटना हुई है और काफी अच्छा जाना माना चेहरा मसूरी का माना जाता था वो। तो आज उनकी जो मौत हुई है उससे भी लोगों में काफी यहाँ पूरा शांतिप्रिय मसूरी है और उनको लेकर काफी लोगों में भावनाएं हैं, आहत हुई है लोगों की भावनाएं कि इस तरह की घटना जो हुई है वो काफी दुखदायी है। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, और ये बहुत चिंताजनक है, क्योंकि जिस तरीके से पहाड़ के रास्ते होते हैं, सड़कें होती हैं, तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं खाई इतनी गहरी है कि कोई भी आदमी गिरे तो उसका बचना लगभग नामुमकिन है। आपसे जानना चाहेंगे, जब वो जा रहे थे यहाँ से, तो उनके साथ और परिवार के कौन कौन लोग थे? जी बिल्कुल, आज अभी हाल ही में उनके जो पुत्र है उनका विवाह हुआ था, तो उनके पुत्र वधू के साथ ही उनकी जो वाइफ है वो भी साथ में थे और वो आज देहरादून की ओर जा रहे थे। झड़ी पानी क्षेत्र जो पड़ता है वहां पर जो है वो बाईपास ही उसको कहा जाएगा, क्योंकि वो बाईपास ही माना जाता है। तो मुख्य मार्ग है वो मसूरी झील होते हुए जाता है और जो बाईपास मार्ग है झड़ी पानी के पास निकट पड़ता है। तो यहाँ पर जो है काफी संख्या में गायें रहती हैं और जो आज उन्होंने जो गाय की उनकी हमेशा की आदत बताया जा रहा है, तो आज जो है गाय की जो धक्का उनको लगा है वो काफी संभल नहीं पाए उस दौरान वो वहां पर, और उनके जो है घटनास्थल पर ही वो काफी लगभग 200 मीटर गहरी खाई वहां पर है, जो वहां गिर गए वो 200 मीटर गहरी खाई में गिरे, वहां काफी गंभीर चोटें उनको आई है। तो आज जो है फिर उसके बाद उन्हें जो अस्पताल ले जाया गया है तो वहां उनको मृत घोषित कर दिया गया। उसके बाद उनकी बॉडी को आज जो मसूरी है, मसूरी उप जिला चिकित्सालय है, यहाँ लाया गया है। यहाँ पर उनका पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद ही जो है उनका अंतिम संस्कार की कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से तस्वीरों में हम देख सकते हैं, तस्वीरें काफी भयानक है। हालांकि लोग बहुत ज्यादा वहां पे इकट्ठा है और कहीं ना कहीं धर्मेंद्र ये बात भी कहने वाली है, ये एक सबक भी होगा लोगों के लिए कि इस तरीके से जब सुनसान रास्ता हो या फिर आप किसी को जानवर को देखें तो बहुत ही सावधानी से, अगर कुछ खिलाना भी है तो गाड़ी के अंदर से भले ही आप खिला लें, इस तरीके से ऐसे भयानक रास्तों में बाहर ना उतरे। साथ ही आपसे जानना चाहेंगे कि प्रशासन की तरफ से क्या किसी मदद की उम्मीद परिवार को हो सकती है? जी बिल्कुल, अभी तक जो हमारी बात हुई प्रशासनिक अधिकारियों से, क्योंकि आज ही जो मसूरी SDM है, जिला अधिकारी है, वो आज ही उन्होंने यहाँ ज्वाइन किया है और आज ही मसूरी पहुंचे हो।
तो अभी उनसे हमारी बातचीत रही है, तो वो कह रहे थे कि जो भी सहायता होती है, जो सरकारी जो सहायता मिलती है, क्योंकि इसमें एक प्राविधान है कि जो सरकार की तरफ से जो रोड एक्सीडेंट होते हैं, इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, तो उसकी तरफ से सरकार की तरफ से मदद उपलब्ध की जाती है। तो इसी लेकर आज जो है यहाँ की जो रिपोर्ट है वो शासन को भेजी जाएगी, उसके बाद जो भी उनकी मदद की कार्रवाई होगी वो आगे जारी रहेगी। जी ठीक है धर्मेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। देवभूमि उत्तराखंड की खबरें देख रहे थे आप। खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।